नमस्कार दोस्तों, आज ये डिटरमिनेंट जो सारणिक टॉपिक अपना पूरा कंप्लीट हम करने वाले हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम प्रैक्टिस के क्वेश्चन करेंगे। जो भी आपकी SR सैनी बुक है उसमें से क्वेश्चन करेंगे और भी जो मेरे पास क्वेश्चन हैं वो प्रैक्टिस हम करेंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हम करेंगे उतने ही ज़्यादा ये कंसेप्ट हमारे क्लियर होते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम सारणिकों से रैखिक समीकरण होती हैं उनका सॉल्यूशन हम देखेंगे कि किस प्रकार आप x, y, z के मान सारणिकों की सहायता से आप निकाल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक अपना इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से कि सारणिकों की सहायता से रैखिक समीकरण के हल। या क्रेमर नियम। और बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ नहीं है क्रेमर रूल के अंदर कि आपको इस प्रकार दी जाएगी समीकरण। कैसी कि a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1। ये 3y3 कोटि का हम कर रहे हैं। a2x प्लस b2y प्लस c2z d3। ये इस रूप में अगर आपको समीकरण दे तो सबसे पहले आपको सारणिक बनाना है। डेल, तीन चीजें चाहिएंगी, डेल, डेल 1, डेल 2, डेल 3। अब कैसे निकलेंगी वो देखिएगा। तो डेल सबसे पहले ये सारणिक के रूप में कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कौन कौन से आपको एलिमेंट लेने हैं। जो ये x वाले एक स्तंभ हो गया, y वाला दूसरा और ये z वाला तीसरा। तो इसके अंदर ये आ जाएंगे a1, इस प्रकार आपको लेने हैं a1, a2, ठीक है, a2, a3 और b1, b2, b3, c1, c2, c3। ये आ गया आपका डेल। अब यहाँ पर डेल 1 कैसे, एक बार ये चीज़ें समझिए। इसके सारणिक का मान आप निकाल सकते हैं, सारणिक का मान आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ऐसे ही डेल 1, एक मिनट समझिएगा, सारी चीज़ें समझा देगी। अब जहाँ 1 आया है, जहाँ पर ये पोजीशन आएगी 1, तो 1 की जगह a वाली ये छोड़ देनी है और ये चीज़ लेनी है। देखो बाकी सेम टू सेम, इसमें बस इतना ही परिवर्तन है। 1 कहाँ है तो ये d1, d2 उस स्थान पर आ जाएगा, d1, d2, d3। बाकी सेम टू सेम रहेगा, b1, b2, b3, c1, c2, c3, ठीक है। वही बात करें डेल 2 की, तो अब इस बार जो दूसरा स्तंभ होगा, दूसरे स्तंभ की जगह ये आएगा, बाकी सारी चीजें सेम टू सेम रहेगी। तो क्या होगा, a1, a2, a3, दूसरे की जगह लिखना है इस बार d1, d2, d3 और आपका c1, c2, c3। वही बात करें डेल 3 की, तो इस बार क्या आ जाएगा बताएं, क्या होगा, शाबाश, तीसरे की जगह। तो तीसरे की जगह ये देखिए a1, a2, a3, b1, b2, b3 और d1, d2, d3। अब यहां से मेन जो चीज है, इतना ध्यान हो गया ना, सिंपल ही है। सबसे पहले तो जो सारणिक, जो मेन सारणिक होगा वो इन एलिमेंट्स का होगा। x, y, z के जो आगे गुणांक हैं उनको सारणिक के रूप में ले लीजिए, वो आपका मेन सारणिक हो गया। उसके बाद डेल 1, डेल 1 क्या होगा, जो पहला सारणिक है उसमें जो पहला आपका स्तंभ है उसकी जगह जो बराबर में जो आपको अचर राशि मिलेगी वो लिख देनी है। बाकी सेम 2 में तो 2 वाले स्तंभ के अंदर, 3 के अंदर तो 3 के कॉलम या स्तंभ के अंदर आपको लिख देना है। अब देखो कैसे x, y, z के मान कैसे आएंगे। तो x, y, z के मान दो केस पर डिपेंड करते हैं। नंबर 1, केस नंबर 1 कि अद्वितीय हल कब आएगा। अद्वितीय हल, एक मिनट भाई, कि अद्वितीय हल होगा यानी यूनिक हल होगा। अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल कब होगा, जब डेल इक्वल नॉट जीरो, डेल इक्वल नॉट जीरो अगर ये है तब हल कैसे निकालेंगे। तब हल देखिए, x का मान निकालना है तो x कौन से में था, 1 वाले में था, डेल 1 में, क्योंकि वहां गायब हुआ था। तो आपको भाग देना है डेल 1 अपॉन डेल का, और y का ऐसे ही डेल 2 अपॉन डेल, z का डेल 3 अपॉन डेल, ठीक है। सारणिक के मान निकालने, ये सारणिक का मतलब है ये बता रहा है कि सारणिक की वैल्यू, ये डेल का मतलब है इसके सारणिक का मान निकालने के बाद। और x का मान, अगर ये सारणिक का मान 0 है, नॉट 0 है, तो नॉट 0 है तो इस प्रकार ये मान निकलेंगे। इसका सारणिक का मान निकालो, अपॉन में ये सारणिक का भाग x की वैल्यू, डेल 2 ये नहीं, ये दूसरा सारणिक निकालो और इसके सारणिक का भाग,
इसका सारणिक, इसके टोटल जो पूरा सारणिक आया है उसका भाग, तो ये XYZ के मान आ जाएंगे और कोई हल नहीं होगा। अगर देखो अब ये अपॉन में है, अगर ये 0 हो जाता है तो कोई हल नहीं होगा। तो केस दूसरा सीधी सी बात है भी कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। कब? यदि डेल इक्वल 0 हो जाता है। ये अगर सारणिक का मान 0 हो जाएगा तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया बात। देख लो, अब एक क्वेश्चन करूंगा तो आपको ऑटोमेटिक ये चीज समझ में आ जाएगी और एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो पूरा ही ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं अभी अपन। ठीक है, लिख लिया ना? अब देखो, बहुत आसान सी चीज है भाई, कुछ नहीं है। जितना अब 2-3 क्वेश्चन आप घर पे निकाल लीजिए, इस लेक्चर को देखने के बाद क्वेश्चन मिल जाएंगे बहुत सारे, जो भी आपके पास बुक हैं, तो ये आपके माइंड में सेट हो जाएगी। क्योंकि एक बार चीज़ आप मैं सिखाऊंगा तो सीख जाएंगे। वो चीज़ याद कब रहेगी? जब प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ों की, जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ कि ये चीज़ें आपके लिए सफिशिएंट है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको खुद को निकालने पड़ेंगे। जब आप क्वेश्चन निकालेंगे तभी ये कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो क्वेश्चन आपको निकालने ही निकालने हैं, तभी मैं कह रहा हूँ बार बार ये चीज़ें आप निकालेंगे तो याद रह पाएंगी। और ये आप सब जानते हैं भी, इतना आप पढ़ चुके हैं तो पता ही है कि मैथ के अंदर प्रैक्टिस का कितना महत्व है। तो प्रैक्टिस करें, जितनी हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करें। अगर आपको लग जाए भी नॉर्मल हो गया फिर भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपके याद हो जाएंगे। 1 साल आप ऐसे मेहनत करेंगे तो आप दोबारा इनको कभी रिवाइज करेंगे तो आपको लगेगा कि ये चीज़ें बहुत आसान हैं। तो ऐसा प्रैक्टिस के अंदर लाएं इन चीज़ों को, तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल करना है। हल करना मतलब एक्स वाई के मान आपको निकालने हैं। ठीक है, इस प्रकार दे रखा है 2x प्लस का 5y बराबर 1, 3x प्लस का 2y बराबर 7। अब आपको सीधा सा कहा इसने, ये ऐसा कहेगा एक्स वाई के मान। अब देखो एक्स वाई के मान, अब वैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा वो, क्योंकि ऐसा आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, बहुत सारी रैखिक समीकरणों को बताया। लेकिन हम इसे इस मेथड द्वारा, मैट्रिक्स द्वारा सहायता से सोल्व करें, हम वैसे भी सोल्व कर सकते हैं। वह भी देखिए, इसको 3 से गुणा कर दो, इसको 2 से गुणा कर दो, एक्स वाई के मान निकाल लो, वही मान आएंगे जो हम निकालते हैं। तो अब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आपको करना है। ये चाहे आपको पैटर्न याद रहे ना रहे, लेकिन कई बार डिफिकल्ट मान भी आपको देखने को मिलेंगे। 3 समीकरण का मिल जाए तो वो आप मैट्रिक्स की सहायता से कर सकते हैं, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो 2 वाला तो देखिए बहुत आसान है। हम एक बार समझ रहे हैं कि भी कैसे ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा, है ना। ये प्रैक्टिस के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अब देखो मैट्रिक्स के रूप में हम लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले डेल हम निकालें तो वो क्या आएगा, 2 3 5 2। ठीक है, डेल 1 का मान वो क्या होगा, यानी 1 जो पहली स्तंभ है उसकी जगह ये लगेगा, तो 1 7 बाकी सेम तो 5। तो डेल 2 का मान दूसरे की जगह लग जाएगा, तो पहला तो वही सेम टू सेम 2 3 और 1 7। अब देखो x का मान निकालना है पहले आपको, x का। तो x का मान कैसे निकलेगा, मैंने बताया कि x होगा डेल 1 अपॉन डेल। तो ये सारणी के मान आपको पता होना चाहिए, और ये पता है 2 2 4 माइनस का 15। ठीक है, तो कितना बचेगा, माइनस का 11। ये सारणी का मान आ गया। डेल 1 की वैल्यू देखें तो 2 माइनस 35, 2 माइनस 35 यानी माइनस का 33। डेल 2 की वैल्यू देखें तो 7 2 14 माइनस का 3, 14 में से 3 घटेगा 11। ठीक है, अब देखो अब मान निकाल सकते हैं। तो डेल 1 का मान कितना है, माइनस का 33, और डेल का मान कितना है, देखो ये सारणिक का 11। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3। y की कैसे निकलेगी, y की निकलेगी डेल 2 अपॉन डेल, इसका मान 11 और इसका डेल का माइनस 11। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 1। तो यानी y की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3 आ गई। तो यही दोनों रिजल्ट आपका हो जाएगा, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1 आ गई। तो ये आपका क्या है, रिजल्ट है। और भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं इसके अंदर।
3 वाला कर सकते हैं, आराम से प्रैक्टिस कीजिएगा आप, ठीक है। इसको अब हम खत्म करते हैं। तो ये तो एक प्रकार हो गया कि रैखिक समीकरण आपको दिया गया है। अब हम दूसरा पैटर्न पढ़ेंगे, समघात रैखिक समीकरण आपको दिए जाए। समघाती रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि आपने a1x प्लस b1y प्लस c1z किया, बराबर आपने d1 माना, लेकिन इस बार वो चीजें जीरो लेनी है, क्या यानी जो बराबर में जो चीजें होगी वो उसका रिजल्ट जीरो आए, तो वो समघाती समीकरण कहलाती हैं। और समघाती समीकरण का किस प्रकार आप सॉल्यूशन करेंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए आगे आता है अपना टॉपिक समघाती रैखिक समीकरण। समघाती रैखिक समीकरण, अब देखो ये कौन सी होगी, देखो इस प्रकार की होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर 0। वहां पर क्या था, बराबर d1 था, लेकिन यहां पर क्या है, बराबर 0 है। तो ये होती है आपकी समघाती रैखिक समीकरण। अब देखो तीनों चीजें मैं लिख दूंगा, तीनों चीजें इसके अंदर, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर 0। तो इस प्रकार की जो समीकरण होगी उसे आप क्या कहेंगे, समघाती समीकरण कहेंगे। और इसका सॉल्यूशन निकालना भी बहुत आसान है। देखिए अगर सारणिक का मान वही सेम टू सेम सिस्टम होगा, डेल का मान निकालेंगे वही क्या, a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3, वही सेम टू सेम चीज होगी। तो सारणिक का मान यहां से भी आप निकाल सकते हैं। वही डेल का मान अगर नॉट जीरो है, केस नंबर वही सेम टू सेम, कि यदि आपके जो सारणिक का मान है यदि डेल नॉट इक्वल जीरो, ठीक है, और ये कंडीशन इक्वल जीरो, तो इसके अंदर अद्वितीय शून्य हल आपके होंगे, अद्वितीय शून्य हल। दूसरा, अगर ये डेल आपका जीरो होता है, डेल इक्वल जीरो, तो ये फिर क्या हो जाएगा आपका, इसके अनंत अशून्य हल होंगे, अनंत अशून्य हल। यहां पर अशून्य मिलेंगे हल आपको, अशून्य हल, शून्येतर हल, अतुच्छ निरर्थक हल कह सकते हैं। तो देखिए यहां से सीधा सा क्वेश्चन आएगा कि जिनके लिए समीकरण निकाय के शून्येतर मूल हैं, तो यहां पर सीधा सा क्वेश्चन आएगा। देखिए कैसे, ऐसे ही सोल्व करना है, बहुत आसान है भाई। इसी के साथ अपना ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर प्रैक्टिस बचेगी तो वो प्रैक्टिस अपन कर लेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस बचेगी अपनी कि के उन मानों की संख्या, क्वेश्चन है कि के उन मानों की संख्या, के उन मानों की संख्या जिनके लिए समीकरण निकाय निकाय दे रखा है कि 4x प्लस 7y प्लस ky, 7 नहीं है, ky है, प्लस का ky प्लस 2z बराबर 0 और kx प्लस 4y, kx प्लस का 4y प्लस z बराबर 0 और एक 2x प्लस 2y प्लस का z बराबर 0 के शून्येतर मूल है। शून्येतर, अब देखो मैंने शून्येतर मूल है तो उसके लिए डेल का 0 होना जरूरी है। अभी मैंने बात की थी उसके सारणिक का मान 0 होना चाहिए। अब इसके सारणिक को मान को हम 0 के बराबर रखेंगे तो सारणिक का मान देखिए कैसे, 4 के 2 के 4 2 2 1 1, ठीक है। इसको 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू आएगी। k की वैल्यू देखिए पहली पंक्ति से प्रसार करते हैं, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 4 माइनस का 2, माइनस का चिन्ह, माइनस का k, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, k माइनस का 2 प्लस निकाल आता है ना ऐसे, 2k माइनस का 8 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए क्या माना जाएगा, ये हो गया 2 घटेगा 8,
ठीक है। और देखिए इसको आगे हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस का के स्क्वायर माइनस का 2k प्लस का 4k माइनस का 16 बराबर 0। अब देखो यहाँ कितना बच जाएगा, देखो इसको हम आगे सोल्व करें तो माइनस के स्क्वायर, ठीक है, माइनस का के स्क्वायर प्लस का 6k, एक मिनट भाई, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या, माइनस के स्क्वायर और ये प्लस का 2k, प्लस का 2k होगा, ये सही है। तो प्लस का 6k और यहाँ पर इसको सोल्व करें तो माइनस का 8 बराबर 0। तो यहाँ से k की वैल्यू आपको निकालनी है। तो k की वैल्यू देखिए आप प्रसार कर सकते हैं इसका आराम से, क्या क्या वैल्यू हो जाएगी, 4 और 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 और 4 ही आ जाएगी, k का मान 2 और 4 सोल्व करेंगे तो इनके लिए इसके सुनित्र मूल होंगे भाई, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, ये कोई हार्ड वाली बात नहीं है। तो ऐसे मान इसके क्वेश्चन से रिलेटेड आएंगे। अब देखिए एक छोटा सा टॉपिक और नोट लगाकर आप लिख सकते हैं कि अगर आपको ऐसा दे तो सॉल्यूशन कैसे करना है आपको। एक नोट लगाकर देखिए कि नोट है कि यदि ए बी सी असमान है, यदि ए बी सी असमान है, यानी ए बी सी असमान है तथा अशून्य है, ए बी सी असमान है तथा अशून्य है, तब देखिए 1 + 1 1 1 1 + b 1 1 1 + c, इसका जो मान होगा वो सीधा आपको याद रखना है, क्या होगा, सीधा सॉल्यूशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछता है ए बी सी 1 + 1/a + 1/b + 1/c, ये सीधा आपको याद रखना है भाई कि ये इसका ये होगा कि ऐसा कुछ भी दे। अब यहाँ पर एक ही जरूरत नहीं है, एक ही जगह आपको कुछ भी दे सकता है, यहाँ पर x दे सकता है, कोई मान पूछ सकता है, k दे सकता है, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इस प्रकार का मिलेगा तो ये सॉल्यूशन भी करके देख सकते हैं, सारणी का मान हम निकाल सकते हैं, यही मान आएगा। 12th के अंदर ऐसा क्वेश्चन भी है आपकी बुक के अंदर एनसीईआरटी के अंदर, तो वो हम अच्छे से सोल्व करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें याद रखनी है कुछ चीज़ें, तो याद आपको ऐसे ही यहाँ पर रखना होगा। तो देखिए अब इसका प्रसार हम करेंगे, प्रसार नहीं एक क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही देखिएगा फिर आपको समझ में आ जाएगा कि 1 + x 1 1 और यहाँ पर 1 फिर वही 1 + x 1 1 1 1 + x, ये क्वेश्चन है बराबर 0, तब इस समीकरण को संतुष्ट करने वाले x का मान क्या होगा, ये कहा इसने कि तब इस समीकरण को संतुष्ट करने वाले x का मान क्या होगा। अब देखो पैटर्न वही है, सेम टू सेम क्वेश्चन इसी की तरीके से बराबर 0 दे दिया सारणी का मान, लेकिन हम सारणी का मान क्या जानते हैं कि इस पैटर्न पर आएगा, तो ये इसके अकॉर्डिंग हम करते हैं इसे और बराबर 0 रख लेंगे। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, ए बी सी की जगह क्या है, x है यानी x की क्यूब हो जाएगा क्योंकि गुणा करवा रहा है तीनों को, तो ये x क्यूब हो जाएगा। देखिए यहीं पर अपन कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा x क्यूब और 1 + 1/x आएगा, a की जगह x है, b की जगह भी x है, सॉरी b की जगह भी क्या है x है और z की जगह भी x है। अब देखो क्या आगे सॉल्यूशन होगा, तो x³ तो ये रहा, 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 3/x बराबर 0। हम अंदर गुणा करवा देता हूँ इसकी, तो गुणा कराऊंगा तो x³ यहाँ आ गया 3x² बराबर 0। एक x आप कॉमन भी ले सकते हैं, दो भी कॉमन दो ले सकते हैं, तो ये यहाँ पर क्या बच जाएगा, x² कॉमन यहाँ पर आ जाएगा, तो आपके पास बच गया यहाँ x बच गया प्लस का 3 बराबर 0। तो यहाँ पर आपके मान आ जाएंगे, देखो एक तो x² बराबर 0, तो x² बराबर 0 तो x के मान 2 आ गए और एक है x + 3 बराबर 0, तो एक तो मान आ गया आपके पास x का 0 0 क्योंकि 3 है x³ तो x के मान 3 आएंगे, ABC कितना है और एक आ जाएगा -3, तो ये मान आ जाएंगे। तो ऐसे मान पूछ सकता है भी क्वेश्चन के अंदर, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए।
तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ये पूरा टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट के अंदर पूरा जो हमने टॉपिक पढ़ा है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे 1-2 क्लास के अंदर, ताकि आपके जो डाउट हैं वो थोड़े और दूर हो जाएं और कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पूरा कंसेप्ट हो गया। अब पूरा कंसेप्ट एक प्रकार से प्रैक्टिस के माध्यम से रिवाइज में करवा दूंगा, ताकि एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाए। तो इस क्लासेस को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ साझा करें, बताएं कि पूरा सेकंड ग्रेड का कोर्स यूट्यूब पर चल रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।